आज हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी आज पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड में। ठीक है। अब किसी किसी में ये 12th चैप्टर में है, किसी में 11th चैप्टर में है, ये सब डिस्कशन बाद में होगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में कि ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिका एंड इलेक्ट्रॉन वेयर यूज टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिका और इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज किया गया है। थेल्स ए ग्रीक फिलोसफर वेयर फर्स्ट टू नोटिस हाउ सर्टेन एलिमेंट्स अट्रैक्ट द मटेरियल व्हेन रबर रब्ड टुगेदर। जब एक चीज से दूसरे चीज को रगड़ते हैं तो एक चीज दूसरे चीज को अट्रैक्ट करता है। ये पहले थेल्स ने उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। These material were divided into two categories, Gilbert, Victorous and Resinius, and positive charge and negative charge। मतलब देखिए ये ग्रीक वर्ड है, ये जो आपको आ रहा है विट्रियस एंड रेसिनियस, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ये देखो, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फॉर flannel, wax, glass, cotton, paper, silk, human skin, wood, metal, rubber, resin, amber, sulfur, इम्बोनाइट आर जस्ट फ्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड। मतलब इस सब मटेरियल में क्या है ना कि एक दूसरे को रगड़िएगा ना तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। इफ टू मटेरियल इन दिस सीरीज आर रब्ड टुगेदर, इसमें से दो को किसी को उठा लो, मान लो कि ह्यूमन के स्किन में सिल्क को रगड़ो या पेपर में कॉटन को रगड़ो, कॉटन में ह्यूमन, किसी चीज दो चीज को रगड़ना है। ठीक है। द एलिमेंट दैट अगर इनिशियली in the series will got positive charge while the element that occur later in the series will gain the negative charge। तो बता रहा है कि दो चीजों को रगड़िएगा तो एलिमेंट दैट अकर इनिशियली, मतलब जिसको प्रारंभिक रूप से रगड़ा गया है उसमें पॉजिटिव चार्ज एक में जाएगा और एक में निगेटिव चार्ज जाएगा। ये चीज बोल रहा है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। तो यहीं से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हुआ, यहीं से आया है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहला वर्ड आता है। देखो एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जब बात करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का तो ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज चलने लगेगा मतलब ये मोशन में रहेगा हमारा चार्ज, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके एक लॉ दिया गया है जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। इसमें क्या बताया है कि सेम चार्ज जो रहेगा, सिमिलर चार्ज, वो एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपेल ईच अदर, एंड जो एक अपोजिट चार्ज रहेगा वो अट्रैक्ट ईच अदर रहेगा। दो टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। सिमिलर चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और और जो डिफरेंट रहेगा जैसे पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। समझ गए ना। तो कुलम्ब्स लॉ इसी पे दिया गया है, इसको हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। मतलब बोला ना भाई कि जैसे ये क्या है, अट्रैक्शन है ना, एक दूसरे में पॉजिटिव निगेटिव या अट्रैक्शन लग रहा है, या निगेटिव निगेटिव है तो रिपल्सन है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन है। तो ये एक फोर्स है एक प्रकार का, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और यहाँ इस दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स। तो ये एक प्रकार का फोर्स है। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मान लो कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। चार्ज को स्मॉल लेटर अल्फाबेट का Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इसको हम R मान लिए। दोनों के बीच दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि Q1 की जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के स्क्वायर के।
अब ये पहला इक्वेशन और दूसरा, इसको पहला इक्वेशन मान लेना है, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेना है। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जा रहा है, Q1 Q2 by R²। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट K का यूज करते हैं। तो F इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 by R²। F इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 by R²। K को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, टेंथ में तो कूलम्स लॉ कैसे दे दिया है, थोड़ा आगे लेवल का पढ़ा दे रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकाले। F इक्वल टू K Q1 Q2 by R²। यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है। R क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। F क्या है, फ्रिक्शनल मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सन फोर्स है। K क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना। तो ये पूरा सब समझ में आया चीज की नहीं, पूरा अगर चीज समझ में आ गया तो इसका नोट्स बनाइए थोड़ा सा, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देके यहाँ तक लिखिए सेम टू सेम। अपने से सब चीज समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा कोई कुलम्स लॉ पूछे तो ये आना चाहिए, जैसी कुलम्स लॉ कोई बोले तो F K Q1 Q2 by R² पता होना चाहिए। हम्म, एकदम बेसिक पॉइंट है, सब पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है इसमें का। बढ़िया से इसको लिख लेना। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिपल्सन कब होगा, जब सिमिलर चार्ज होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब डिसिमिलर चार्ज होगा।
मैसेज कर देना लिखने के बाद कि हो गया। 5 दिन चलेगा ये चैप्टर। आज पहला क्लास है, 5 दिन में इसको खत्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद मैथ का चलेगा, सर्किल। हो गया दोनों का जी। चलो नेक्स्ट टॉपिक। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। क्या लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो इसके मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज आर नॉट जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, रेदर दे आर मूव्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। मतलब हम लोग जो रगड़ रहे थे दो मटेरियल को, तो एक का चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, समझ गए ना? तो चार्ज कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉयड या न जनरेट किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज से दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको आप बदल सकते हैं चार्ज को। पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, समझ गए? When an ebonite rod is brushed with fur, the ebonite gain negative charge while the fur gain positive charge. This indicates that electron have transfer from fur to ebonite. मतलब देखिए, पॉजिटिव चार्ज किस पे चढ़ा? मतलब जो फर पे चढ़ा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या था कि इसका चार्ज किस में ट्रांसफर हो गया? जो कर्जा लेगा उसमें निगेटिव चार्ज चढ़ेगा, तो इबोनाइट रड में क्या चला गया? निगेटिव चार्ज चला गया। समझ गए ना? ये क्या किया? गेन किया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो इसमें निगेटिव चार्ज हो गया। ये अपना क्या किया? इसको दिया कर्जा, ये अपना लॉस किया, तो लॉस करने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, गेन करने वाले पे निगेटिव चार्ज। तो यही चीज बता रहा है कि चार्ज को आप ना तो डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं ना जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ गए ना? तो ये टॉपिक लिख के, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके बारे में खा, खास करके इसका ये वाला लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज आर नॉट जनरेटेड और डिस्ट्रॉयड, रेदर दे आर मूव फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? लेकिन इसके बारे में सब पॉइंट उतारिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टॉपिक देके और इसका चारों पॉइंट उतारा जाए और बताया जाए कि उतार लिए। फर का मतलब होता है जानवर का छाल, और इबोनाइट रड, रड है मटेरियल से बना हुआ है। समझ गए? लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये जानना था कि जो
क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, निगेटिव चार्ज कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, ये वाला चैप्टर खत्म करना है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो नोट कीजिए और फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अपना यश चांद का किताब जो लिए हो, बस। उसके बाद क्वेश्चन आंसर अपने आप बनने लगेगा। लिख लेने पे बता देना है कि लिख लिए। G20 or our video is so important in चलो हो गया जी नोट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर और कंडक्टर किसको बोलेंगे। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सब लोग जानता होगा, समझ गया ना। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। इट दे कैन बी क्विकली चार्ज थ्रू फ्रिक्शन। देखो जो इंसुलेटर है उसी को रगड़ने के बाद ये क्विकली चार्ज हो सकता है। चार्जेस कैन फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द कंडक्टर। मतलब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में एक बार में बता दिया है। मतलब इंसुलेटर के बारे में सबसे पहले क्या बनाया कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चीज, इंसुलेटर में क्या होगा, देखो कंडक्टर में दिया हुआ है कि चार्ज फ्रीली फ्लो कर सकता है, तो इंसुलेटर में क्या हो जाएगा कि चार्ज फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता है। समझ गए ना, तो दो दो पॉइंट यहाँ पे आपको बता दी। ठीक है, तो इंसुलेटर और कंडक्टर होमवर्क में डालिए। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर लिख के लाना है, 5 डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन विथ एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर, ये क्वेश्चन HW में करके लाना है। यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक लाइन में बता दिया है कि इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर और गुड, बस इतना ही है। तो इसको हो गया होमवर्क ये। नेक्स्ट, देखो करंट क्या होता है, करंट का डिफिनीशन क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। मतलब है ना, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जब चलता है तब करंट पैदा होता है, ठीक है। तो रेट उसका जो होगा 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस तरह का चीज, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज रेफर्ड एज करंट। चार्ज को फ्लो होने का जो रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट। समझ गए, जैसे कि मान लिए कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। समझ गया ना, मतलब सेकेंड में लेते हैं। तो मान लो कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक प्रवाहित हुआ, तो आई इक्वल टू होता है Q/T। यानी कि 1/1, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक गया, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। तो
चार इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, समझ गया ना। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है। आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाई टी होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू इक्वल टू आई टी। यहाँ पे आई क्या है, आई आपका करंट है, टी है टाइम, क्यू है टोटल चार्ज। समझे ना, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो करंट किस प्रकार का है, करंट का कोई दिशा निर्धारण नहीं है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इस कारण करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसका एम्पियर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो अगला जो लिखना है नोट्स, वो इसी के बारे में लिखना है, करंट के बारे में, यहां से लेके यहां तक नोट डाउन किया जाए जल्दी। इसको कंप्लीट करना है। महाराज को हम्म, ये प्लेग्राउंड लगा दिए हैं, बैकग्राउंड के प्लेग्राउंड लगा दिए हैं। माइक्रोफोन। क्या होता है माइक्रोफोन। चलो हो गया, तो इसको मिटाओ। तो क्वेश्चन देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लेकर सब बनाओ। क्या क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 20 मिनट। एक करंट है 1 एम्पियर का, जो एक बल्ब है जिसमें 20 मिनट तक फ्लो करता है। तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। तो आपको दिया हुआ है क्या है भाई, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है भाई, 20 मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट को पहले सेकेंड में बदलिए, 60 से गुना करके, तो ये 1200 सेकेंड है। तो Q इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बतेबे किए थे, I इंटू टी। आई का वैल्यू कितना है, 1 है, और टी का वैल्यू कितना है, 1200 है। तो ये 1200 हो गया। और Q का हम SI यूनिट बताए हैं कि कुलम्ब होता है, तो 1200 C, Q इक्वल टू कितना हो गया, 1200 कुलम्ब। देखो हम कैपिटल का यूज कर दिए, जो कि गलत है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करना है हमेशा। समझ गए ना, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़वे किए हो, तो ये वाला तो इजी क्वेश्चन है क्या, ये वाला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसको करना क्या है, इसको हम PDF भेज ही देंगे, तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, कैसे कैसे चीज, लेकिन कर लो, इतना छोटा क्वेश्चन है लेकिन हो नहीं पाता है, 1 मिनट में कर लीजिए, 1 मिनट में कर लो, 1 मिनट में क्वेश्चन कर लिया जाए। क्या
कैसे होगा? होने के बाद चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का Q इक्वल टू IT भी होता है, Q इक्वल टू एनी का एनी भी होता है। चार्ज पैकेट के फॉर्म में मिलता है तो उसको एनी बोलते हैं। ई होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो अलग फार्मूला है, उसका अलग यूज है। यहाँ पे हम लोग करंट पढ़ रहे हैं तो करंट में यही फार्मूला का यूज होगा, आई इक्वल टू Q/T वाला फार्मूला का। ये वाला फार्मूला का यूज होता है कहाँ? जब ये क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन का पे जितना चार्ज होता है उसका वैल्यू 1.66 10 के पावर माइनस कितना होता है, वो उतना होता है। तो ये फार्मूला का भी यूज नहीं है इलेक्ट्रिक करंट में, ये वाला फार्मूला का यूज है। इधर उधर ध्यान नहीं देना है अभी, इसको सीखते जाना है। वेदांतु का है, थोड़ा सा तुम लोग के लेवल से बढ़ के ही होगा, इसमें कम नहीं होगा। इसके बाद एनसीईआरटी किताब या अपना एस चांद पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इस कारण इस जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। आपकी बिल्कुल नीचे। मैं भी देखूंगा। ये आपका मुंह है, आपका काला दिख रहा है। चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखो अब एक चीज देख लो कि अब हम लोग कुछ कुछ सिंबल तुम लोग के एनसीईआरटी बुक में भी हम देखे हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये तो रेसिस्टर को जानते ही हो कि इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेसिस्टर को। ठीक है, ये इसका दोनों इंड होता है। ठीक है, रेसिस्टर को कैसे, जिप जैप लाइन is used to depict resistor. Brass material are represented by two heavy dots. यहाँ पे क्या है, ब्रास मटेरियल यूज किया जाता है। रेसिस्टर में ब्रास मटेरियल होता है, इस कारण इसमें हैवी डॉट लगाते हैं। ठीक है, to which the wire is attached. Alloy like the nichromium, manganese and constant and यूरेका are commonly used. रेसिस्टर वायर के लिए नाइक्रोम, मैग्नेनियन एंड कॉन्स्टेनेंट और यूरेका का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा बड़ा ऐसे, और निगेटिव के लिए थोड़ा सा छोटा, और प्लस और माइनस लिख के ऐसे ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना। कनेक्टिंग वायर को कैसे यूज करना है, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कनेक्टिंग वायर। इट इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड कॉपर एंड इंसुलेटेड ऑन द बोथ इन लिंक टू प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है कि ज्यादातर कॉपर का ही वायर बना हुआ हम लोग के जो
पढ़ेंगे उसमें मान के चला जा रहा है। ठीक है, पकड़ तो ये नहीं इसका नोट्स वगैरह तो बनाना नहीं है, हम चाहते इसको तो देखोगे तो पता चल जाएगा। कनेक्टिंग वायर को स्ट्रेट लाइन, रेसिस्टर को इस तरह से, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत है। फ्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे फ्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं ड्रॉ करेंगे तो फ्यूज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्यूज का क्या काम होता है? फ्यूज का काम होता है टू लिमिट द करंट। करंट को क्या करता है? सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, वो जल जाता है। जब ज्यादा करंट आ जाएगा ना सर्किट में, तो हम लोग का पंखा, टीवी, ये सब जलने से बचा लेता है फ्यूज। समझ गए? बोर्ड में सब फ्यूज लगा हुआ होता है इधर, तो इसके लिए ये वाला यूज करेंगे। प्लग की टिप टॉप करने वाला की के लिए क्या? ओपन के लिए ऐसे, और क्लोज की के लिए ऐसे सिंबल का यूज करेंगे। समझ गए ना? देखो, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सेल मतलब इंडिविजुअल सेल, और बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल और बैटरी में डिफरेंस देखे ना? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। मतलब देख रहे हो ना, एक से ज्यादा, मतलब इसमें कै गो बैटरी जुड़ा हुआ है? 3 गो। एक ये, एक ये, और एक ये। कोई दिक्कत? ए सेल दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more सेल, द सेल आर प्लेस्ड इन ए रो हेयर। इलेक्ट्रिक करंट का ये सोर्स होता है। तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमको पता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जान गए? जान गए ना? प्लग की क्या करता है? टू बिल्ड और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब हम लोग का मन करता है तो क्या करते हैं कि सर्किट को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, की के मदद से। तो ये तो देखोगे तो हो जाएगा, किताब उताब पढ़ना। देखिए, कोई डायग्राम बनाते समय इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे यूज करना है? ऐसे यूज करना है इलेक्ट्रिक बल्ब को। समझ गए ना? इलेक्ट्रिक बल्ब को, when voltage is placed across the terminal of electric device such an incandescent lamp, glow lamp or fluorescent lamp, it create light। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब एक्चुअल में क्या देता है? लाइट देता है। ये तरह तरह का बल्ब का, लैंप का बात किया गया है। कनेक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक वायर देखे थे ना? कनेक्टिंग मतलब कहीं से वायर क्या हो रहा है? लिंक्ड हो रहा है, दो जगह से जोड़ रहे हैं। हम लोग कैसे जोड़ते हैं ना, कभी कभी एक तार को दूसरे, तो उसको एक लंबा एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन से। कनेक्टिंग वायर को कभी कभी जो लिंक्ड नहीं है, कनेक्टिंग वायर क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसमें कुछ ज्यादा ज्ञान दे दिया है। अगला 3 गो डिवाइस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको जानना चाहिए कि क्या काम है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसका देखिए इस तरह का होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं जानना है, ऐसे करके कर देना है, खाली भी है प्लस माइनस। उसी तरह से एम्पियर है। एम्पियर अमीटर को बोलते हैं। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसको ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे भी हम लोग खाली कर देंगे तो उस हो जाएगा। समझ गए? अल्टरनेटिंग करंट क्या बताता है? जो हम लोग का घर में जो यूज होता है वो डायरेक्ट करंट को ही अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट होता है। हम लोग का जो घर में बिजली सप्लाई बाहर से आया हुआ, लेकिन वही इन्वर्टर के बैटरी से जो करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का है। एसी, एसी करंट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी मिल गया। मीटर क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा क्या। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है? बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है ना, ये सेल है, ये क्लोज स्विच है, और ये बल्ब है आपका। A circuit diagram is a diagram that display how different component in a circuit has been connected using the traditional component symbol। मतलब एक प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या दिखाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को यूज करके कैसे हम लोग क्या चीज के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक सेल भी है,
की भी है और बल्ब भी है। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक क्या बनाता है, सर्किट बनाता है, समझे ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कल पढ़ेंगे। 5 दिन लगभग ये चलेगा, ठीक ना। कितना पेज तक हम लोग आ गए देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 पेज तक आ गए ना जी, वही 3 दिन में इसको खींचेंगे 15-16 पेज, और 1-2 दिन न्यूमेरिकल इसका, बस खत्म। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो किताब उठा के, जो जो टॉपिक इसमें आया। एस चांद का किताब सब खरीदो उतना पैसा लगा के, तो उसको चैप्टर अगर उसमें दिया हुआ है तो इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। नहीं हो पढ़ोगे तो देखोगे भी तो बहुत चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, तब आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।